हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज फाइनली नाबार्ड ग्रेड ए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका काफ़ी टाइम से आपको इंतज़ार था, क्योंकि जिस दिन से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था बहुत सारे एस्पायरेंट्स की ये डाउट थी कि कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। उनको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट सब कुछ जानना था, तो इसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊँगी। तो सबसे पहले तो ये दो पोस्ट के लिए आया है, ग्रेड ए इन RDBS मतलब रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, और दूसरा राजभाषा सर्विस। इन दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गई है 18 जुलाई 2022। इसकी लास्ट डेट है 7 अगस्त 2022। तो आप ज़्यादा डीले मत कीजिएगा, 2-4 दिन में आप इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, एंड तक का वेट मत कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट से। इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो 7 सितंबर 22, ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन जनरली इसी डेट पे होता है। इन केस बाद में वो डेट चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। मेंस की डेट बाद में अनाउंस होगी। तो 7 सितंबर मतलब अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इसकी प्रीलिम्स की या फेज़ 1 की प्रिपरेशन करने के लिए। और जब फेज़ 1 होगा, अगर आपका क्लियर हुआ, तो जो फेज़ 2 होता है ना, उसमें बहुत ही कम टाइम देते हैं आपको। 20-25 डेज से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। तो आपको प्रिपरेशन दोनों फेज़ को साथ में लेकर ही करनी है, फेज़ 1 और फेज़ 2, क्योंकि इन केस आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाता है तो बाद में आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आपको अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, जितने भी सीरियस एस्पायरेंट्स है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आई है। तो RDBS में अलग अलग कैटेगरीज है, इसमें बहुत सारी। उसमें जनरल में सबसे ज़्यादा ये 80 वैकेंसीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 5 है, फिशरीज में 2 है, फॉरेस्ट्री में 2 है, लैंड डेवलपमेंट या सॉइल साइंस में 3 है, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर में 2 है, सिविल इंजीनियरिंग में 3 है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस में 4 है, फिनेंस में 30 है। जनरल के बाद जो सेकंड सबसे ज़्यादा आई है वो फाइनेंस सेक्टर में आई है, और उसके बाद आई है कंप्यूटर और IT में 25 वैकेंसीज आई है। एग्री मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में 2 है, और डेवलपमेंट मैनेजमेंट में 3 है। तो टोटल 161 वैकेंसीज है RDBS की। और वहीं राजभाषा का देखें तो वहाँ पर टोटल 7 वैकेंसीज आई है। तो ये हो गई वैकेंसीज की बात। इसके बाद हम चलते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उस पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। एज ऑन 1 जुलाई 2022 जो भी आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो 1 जुलाई 2022 को अगर आ गया हो तो ही आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। अगर आपका अभी परस्यूइंग है, अगर आपका ग्रेजुएशन परस्यूइंग है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए, राजभाषा और RDBS के लिए, फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस गिवन इन टेबल 1 ओनली 1 ऑप्शन। जितनी भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए थे अलग अलग स्ट्रीम्स के, आप किसी एक में ही भर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर RDBS में भरा है तो आप राजभाषा में नहीं भर सकते, अगर आपने राजभाषा में भरा है तो आप RDBS में नहीं भर सकते। और RDBS में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, उसमें से आप किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हो। इन केस आपने किसी 2 में अप्लाई कर दिया तो जो आपकी लास्ट एप्लीकेशन सबमिटेड होगी वो उसी को कंसिडर करेंगे। उसके बाद इसमें क्लियरली लिखा है कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 जुलाई 2022 तक हो जाना चाहिए। मतलब आपका जो फाइनल टर्म सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो 1 जुलाई 2022 या उससे पहले डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट 1 जुलाई के बाद डिक्लेयर हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस में। जो जनरल कैटेगरी है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, वो चलेगा जनरल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन बैचलर्स में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या OBC से हैं तो भी। लेकिन अगर आप SC, ST, PWBD एप्लीकेंट से तो आपको 55% चलेगा। उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, MBA, PGDM विद मिनिमम 55% मार्क्स, और SC, ST, PWBD एप्लीकेंट्स के लिए 50% इन एग्रीगेट, तो ये भी चलेगा। और अगर ये दोनों नहीं है, और अगर आप CA, CS, ICWA या PhD है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो भी चलेगा। तो ये 3 ऑप्शन से बैचलर्स डिग्री में 60% कंपलसरी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 55%, और नहीं तो फिर आप CA, CS, ICWA या PhD किए हुए हो। ये जनरल स्ट्रीम के लिए।
अब जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स आई है जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। वैसे ही फिशरीज में लिए आपको बैचलर्स डिग्री फिशरीज साइंस में होनी चाहिए 60% मार्क्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फिशरीज में विद 55%। सेम फॉरेस्ट्री में आपको बैचलर्स डिग्री फॉरेस्ट्री में चाहिए 60% या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फॉरेस्ट्री विद 55%। लैंड डेवलपमेंट या सॉइल साइंस में बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर सॉइल साइंस या एग्रोनॉमी विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर में सॉइल साइंस या एग्रोनॉमी में विद 55%। प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर में आपको बैचलर्स हॉर्टिकल्चर में चाहिए विद 60% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए हॉर्टिकल्चर में 55% मार्क्स के साथ। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद 55% मार्क्स। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंसेस में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विद 60%, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस विद 55%। फाइनेंस में थोड़ा ज़्यादा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि इसमें वैकेंसीज भी ज़्यादा आई हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले BBA होना चाहिए फाइनेंस या बैंकिंग में, या फिर BMS फाइनेंस या बैंकिंग में विद 60% मार्क्स। SC PWBD एप्लीकेंट्स, यहाँ ST नहीं दिया हुआ, ये ध्यान में रखिएगा, SC या PWBD एप्लीकेंट को 55% चलेगा। या फिर 2 years फुल टाइम PG डिप्लोमा होना चाहिए इन मैनेजमेंट फाइनेंस, या फुल टाइम MBA होना चाहिए फाइनेंस डिग्री में विद 55%, लेकिन SC और PWBD एप्लीकेंट को 50% है। फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC विच बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। Candidates will be required to submit a certificate from institution university regarding specialization in finance. Candidates को एक सबमिट करना है सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग कि उनके पास स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस में, ये हो गया। या फिर बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस विद 60% मार्क्स और SC PWBD के लिए 55%, या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और CFA। मेंबरशिप ऑफ ICAI मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ऑन और बिफोर 1 जुलाई। या तो फिर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हो, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आप CA होने चाहिए या CFA होने चाहिए, और वो आप 1 जुलाई 2022 के पहले क्लियर किए हुए हो। या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड ICWA। द मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ऑन और बिफोर 1 जुलाई 2022। तो जो फाइनेंस है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, एक बार आप देख सकते हैं अच्छे से कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर या IT की, इसमें भी ज़्यादा वैकेंसीज आई है इस बार। तो इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये 4 ही स्ट्रीम एलिजिबल है विद 60% मार्क्स होना चाहिए, और SC और PWBD एप्लीकेंट के लिए 55%। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विद 55% मार्क्स। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट विद 60% मार्क्स, SC PWBD के लिए 55%, या फिर 2 years का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या MBA इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट विद मिनिमम 55% मार्क्स। उसके बाद डेवलपमेंट मैनेजमेंट में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज विद 55% मार्क्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 years। तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर आपके पास अलग अलग तरीके की डिग्रीज है तो आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेयर कोर्सेस होते हैं जो जनरली हर कोई नहीं करता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A राजभाषा, यह आप एक बार क्लियरली समझिएगा क्योंकि राजभाषा में बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहला इसमें है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम
with Hindi and English as a compulsory or elective subject with a minimum of 60% marks or equivalent in aggregate। मतलब आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी मीडियम में हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आपने आपके ग्रेजुएशन में या तो कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़े हो या एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़े हो, लेकिन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी किसी भी सेमेस्टर में, और मिनिमम आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स भी चाहिए। और साथ ही आपको पीजी डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन में मिनिमम 1 साल का इन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 2 years ऑफ बैचलर्स डिग्री कोर्स। ओके, इसमें यहाँ पर ऊपर मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था कि किसी भी सेमेस्टर में चलेगा, लेकिन इसमें यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट को स्टडी करना है इंग्लिश और हिंदी एज सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 2 years। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री 3 साल की है या 4 साल की है तो आपको कम से कम 2 साल इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट या एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। और साथ ही आपने भले पीजी एमए हिंदी में नहीं कर रखा हो वो चलेगा, लेकिन आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 1 year का इन ट्रांसलेशन। ये पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा ये कि आपने बैचलर्स चाहे किसी में भी किया हो, लेकिन आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी, उसमें आपको 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। SC ST PWBD को 55% चलेगा, लेकिन कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एज मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 2 years ऑफ बैचलर्स डिग्री कोर्स। मतलब आपके पास MA हिंदी भी हो जिसमें आपके 60% मार्क्स हो, और आपने बैचलर्स डिग्री की हो जिसमें आपने इंग्लिश कम से कम 2 साल पढ़ा हो बैचलर्स डिग्री में एज अ मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा इसमें क्राइटेरिया है कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में की है आपके 60% मार्क्स से, लेकिन आपको हिंदी जो है वो इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट आपने किसी भी 2 साल पढ़ी हो बैचलर्स डिग्री में, तो भी आप इसमें एलिजिबल है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने MA हिंदी किया हो तो ही आप राजभाषा में एलिजिबल है। अगर आपने MA इन इंग्लिश किया है, लेकिन अगर आपने हिंदी बैचलर्स डिग्री में पढ़ी है 2 साल, तो आप एलिजिबल है। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। तो ये हो गया पूरा राजभाषा का क्राइटेरिया। अब कुछ यूनिवर्सिटीज परसेंटेज में नहीं देती, आपको पूरा ग्रेड पॉइंट में देती है, तो उसका जो कन्वर्जन है वो यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका ग्रेड पॉइंट है तो आपका कितना परसेंटेज होगा। अब इसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी है कि आपको जो टेक्निकल डिसिप्लिन है उसमें किस तरीके का काम करना होगा। तो वो एक बार आप नोटिफिकेशन में डिटेल में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मैं आपको ये अभी नहीं बता रही हूँ, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है एज लिमिट। एज ऑन 1 July 2022 इसमें एज है 21 to 30 ईयर्स। मतलब लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप 2 जुलाई 1992 के पहले अगर आपका बर्थ ईयर है और 1 जुलाई 2001 के बाद अगर आपका बर्थ ईयर है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन OBC एप्लीकेंट्स को 3 इयर्स का दिया हुआ है और 5 इयर्स का बाकी सारी कैटेगरीज में दिया। आप एक बार यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो इसमें 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। फेज 1 में ये जो नाबार्ड ग्रेड है इसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बाकी जितनी भी एग्जाम्स है उसमें इतने टेस्ट नहीं होते जितने नाबार्ड में होते हैं। तो ये RDBS राजभाषा मतलब जितने भी स्ट्रीम में आपने अप्लाई किया, फेज 1 आपका एक जैसा होगा। सबसे पहले होता है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। ये जो 5 सब्जेक्ट्स है ये आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका मतलब कि आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब आप फेज 1 जो क्वालिफाई करोगे वो इनके मार्क्स के बेसिस पे नहीं करोगे, वो आप जो नीचे के 3 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल अवेयरनेस उसमें 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स से, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया ये इसका मेन पार्ट होता है, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया
40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। तो जो नीचे के 3 है 6, 7 और 8 ये मेरिट सेक्शन है और इसी के बेसिस पे आपका फेज 1 क्लियर हो पाएगा। बाकी जो ऊपर के 5 है वो सारे क्वालिफाई हैं, आपको उसमें मिनिमम कट ऑफ बस सिक्योर करनी है। अब जो ये पूरा टेस्ट है ये बायलिंगुअल होगा, आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा वो पूरा इंग्लिश में होगा, उसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं है। बाकी जितने भी हैं 7 उसमें आप हिंदी में भी दे सकते हैं। इसमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, कंपोजिट टाइम होगा 120 मिनट्स का ऑल द टेस्ट के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1 to 5 जो है वो क्वालिफाइंग सेक्शन है और नीचे के 6, 7, 8 मेरिट सेक्शन है। जो शॉर्ट लिस्टिंग होंगी ना कैंडिडेट की मेन एग्जाम के लिए, वो सिर्फ उन्होंने मेरिट सेक्शन में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसी के बेसिस पे होगी। मान लीजिए अगर आपने रीजनिंग इंग्लिश में पूरे में से पूरे भी लिया है तो उसके बेसिस पे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको जो मेन फोकस रखना है वो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे रखना है। आपको स्पेशली 7 और 8 पॉइंट में जो लिखा है वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है एग्जाम का 80 मार्क्स वो उसी पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम आते हैं मेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा। मेंस एग्जाम में जर्नलिस्ट पोस्ट में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 होगा जनरल इंग्लिश का, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को आपको कीबोर्ड की मदद से वहाँ पर टाइप करना है। पेपर 2 ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो प्रीलिम्स में फेज 1 में था वही 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पर है। इसमें दोनों टाइप से आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा और डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, इसमें आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव में आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। 2 उसमें 15 मार्क्स के होंगे विथ डिफिकल्टी लेवल एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच, 2 10 मार्क्स के होंगे। ये टोटल 50 मार्क्स का होगा और ये आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड ईदर इन इंग्लिश और हिंदी। आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। उसके बाद ये जनरलिस्ट के लिए था। स्पेशलिस्ट के लिए आपको सेम पेपर 1 का तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, पेपर 2 में स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर आएगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव में सेम वही होगा जैसा उसमें जर्नलिस्ट में हुआ है। 50 मार्क्स के होंगे, आपके 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ये भी आपको हिंदी या इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं, इसमें आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद राजभाषा के लिए आपको यहाँ पर पेपर 1 में वही जनरल इंग्लिश ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट्स और पेपर 2 में स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर होगा आपका। सिमिलर पैटर्न है जैसा आपको ऊपर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ हिंदी में टाइप करना है, यहाँ आपको इंग्लिश में कुछ भी टाइप नहीं करना है पेपर 2 में। उसके बाद हम इंटरव्यू पे चलते हैं। इंटरव्यू RDBMS और राजभाषा का 50 मार्क्स का होगा, जो इसमें कॉलिंग रेशो दिया है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए 1:25 का रेशो है और इंटरव्यू के लिए 1:3 का रेशो है। रॉन्ग आंसर के लिए सब में पेनल्टी होगी 1/4 मार्क्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग है फेज 1 में भी फेज 2 में भी। कट ऑफ जो है फेज 1 और फेज 2 में वो 2 स्टेज में होगी, ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल सब में सेक्शनल कट ऑफ भी होगी और टोटल स्कोर में भी कट ऑफ होगी। वैकेंसीज इसमें डिसिप्लिन वाइज आई है, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी डिसिप्लिन वाइज बनेगी। जितनी भी अलग अलग कैटेगरी आई है सब में अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। सिलेबस इसमें बहुत सारा डिटेल में दिया हुआ है, तो एक बार आप यहाँ जाकर नोटिफिकेशन में इसका पूरा सिलेबस जो है ये चेक कर सकते हैं। इसमें सबका सिलेबस दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल होगी। ये एप्लीकेशन फ़ी आपकी 800 रुपीज़ है फॉर ऑल अदर कैटेगरी और SC ST PWBD के लिए ये 150 रुपीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पर जो सैलरी दे रखी है पे स्केल बेसिक इसका 28,150 से स्टार्ट होता है। सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। पहला वीडियो ये होगा कि आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग में क्या सैलरी होगी, ये वीडियोस 1 वीक पहले मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और दूसरा जिसने नाबार्ड 2017 में ज्वाइन किया था उनकी अभी 22 में एट प्रेजेंट कितनी सैलरी हो गई है 5 ईयर्स में, ये वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ पर जाकर आप सैलरी अलाउंसेस सब कुछ एकदम डिटेल में देख सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है उसका वीडियो मैं आपके लिए कल लेके आऊँगी, तो आप एक बार डिटेल में
प्लीज़ देख लीजिएगा कि फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने वो मिस्टेक कर दी। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के एकदम सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप फॉर्म फिल कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जितनी भी कुछ चीज़ें जो डिटेल में समझानी है वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।